गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कंसर्न स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज़ के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो इस सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जब न्यूज़ पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज ए उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। इससे पहले एक परसों के दिन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक क्वेरी आई थी। उसके अंदर क्या पूछा था, ब्रोकरेज का मीनिंग पूछा था कि आप ब्रोकरेज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। तो मैंने कल बोला था कि मैं कल वाली वीडियो में कर लूँगा, बट कल वाली वीडियो आपने देखा होगा खुद ही लेंथ के अंदर थोड़ी बड़ी हो गई थी। तो हम पहले शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, फिर हम न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो ब्रोकरेज या ब्रोकरेज से पहले हमें समझना पड़ेगा एक वर्ड ब्रोकर। तो ब्रोकर बेसिकली एक इंटरमीडियरी होता है। जैसे आप है, यहाँ पर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको लेट सपोज स्टॉक्स खरीदने या गोल्ड खरीदने, कुछ भी खरीदना है, तो यहाँ पे बीच में एक आप ब्रोकर रखेंगे। ये हो गया आपका ब्रोकर, और यहाँ पे आपका होगा आपका स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज़ मार्केट। यहाँ पे सिक्योरिटीज़ मार्केट बोलूँगा क्योंकि सिर्फ स्टॉक्स के केस में ये ज़रूरी नहीं कि हो, गोल्ड के केस में, आपके अदर बॉन्ड्स के केस में भी ये हो सकता है। तो आपका सिक्योरिटीज़ का मार्केट जो भी है उसके बीच में आप एक ब्रोकर रखेंगे अपने और मतलब जो मार्केट है उसके बीच में। तो ये होता है बेसिकली एक ब्रोकर। तो अगर ये जैसे एक ब्रोकर हो सकता है, या तो वो इंडिविजुअल होगा, मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा, या फिर हो सकता है कि कोई वो फर्म हो, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो। फर्म का मतलब जहाँ पे भी लिखा हो, फर्म का मीनिंग इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो फर्म का मतलब होगा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अगर वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है तो उसको यहीं पे ब्रोकरेज बोल देंगे। बट अगर ऐसा नहीं है, वो इंडिविजुअल है, तो उसको मतलब काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को मिला करके फिर उसे एक ब्रोकरेज बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ब्रोकरेज बेसिकली ये है कि आपका ब्रोकरेजेस का कलेक्टिव एक वर्ड है ब्रोकरेज। तो ये हमने समझ लिया। और ब्रोकरेज एक चार्ज के लिए भी आता है। जो ये पूरी ब्रोकरेज फर्म है वो चार्ज करती है। अब जैसे जो ब्रोकरेज फर्म है वो कैसे कमाएगी, वो आपसे पैसा लेगी और आपके पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगी। जो भी रिटर्न्स मिलेंगे वो तो आपको मिलेंगे सीधे ही। बट ब्रोकरेज जो फर्म है वो कैसे कमाएगी, तो उसके लिए भी टर्म ब्रोकरेज ही चलती है। ब्रोकरेज, कई लोग उसको कमीशन भी बोल देते हैं। ब्रोकरेज, सॉरी यहाँ पे थोड़ी हैंड राइटिंग गलत होगी, बट हाँ, ब्रोकरेज आपको समझ में आ रहा होगा। ब्रोकरेज इज बेसिकली जो ब्रोकरेज फर्म जो फी चार्ज करती है, जो कमीशन चार्ज करती है, उसको आप अदर वर्ड्स में ब्रोकरेज बोल सकते हैं, ब्रोकरेज फीस भी बोल सकते हैं। तो ये ब्रोकरेज फीस होगी, यहाँ से इनका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स रहता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं। पीई फर्म्स फ्रेंच कंपनी वाई फॉर 2.5 बिलियन हेक्सावेयर डील। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका हेक्सावेयर आपको नहीं पता तो मतलब इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी एक आईटी कंपनी है हेक्सावेयर। अब इसमें क्या हुआ है, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, पीई का मतलब प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। ये आपको मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है, मेरे को बिजनेस के अंदर पैसा चाहिए, तो या तो ये हो सकता है कि मैं बैंक से जाके लोन लूँ। मैं अपने स्टार्टअप में, मान लो मेरा स्टार्टअप, मैंने पेपर्स रखे वहाँ पर कि आपको मेरे को लोन दे दो क्योंकि मेरे को बिजनेस एक्सपेंशन करना है। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी बात हो सकती है कि मैंने इक्विटी के लिए इन्वेस्ट कर लिया, मतलब इक्विटी के लिए डाइवेस्ट कर दिया कि आप जो है, मतलब मैंने किसी से बात कर ली, मान लो कि ये जो बैंक्स हैं, ये पीई फर्म से जो किसी से बात कर ली कि आप इक्विटी के लिए मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो, मैं आपको ओनरशिप दे दूंगा। जैसे मान लो मेरे बिजनेस का भी ओनरशिप मेरे पास 100% था, क्योंकि मैं तो मतलब सोल ओनर हो गया। और अगर मैं लोन लेता तो मेरा डेट बढ़ जाता, कि मेरे को लाइबिलिटी हो जाती, मेरे को वापस से रीपे करना पड़ता पैसा। बट मेरा 100% ओनरशिप रहता कंपनी के अंदर, जितना भी प्रॉफिट होता वो सारा मेरा होता। बट यहाँ पे देखेंगे इक्विटी के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट लेता हूँ मैं, तो इसके अंदर क्या होगा, मेरे को कुछ एक पोर्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट को बांटना पड़ेगा, ओनरशिप को बांटना पड़ेगा। तो मान लो मैंने बोल दिया कि 50% अब से आपका हो गया, तो 50% उनका हो गया, 50% मेरा हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को वो रीपे नहीं करना पड़ेगा, मतलब छोटे टाइम तक, काफ़ी कम, मतलब कम से कम 100 साल या 25 साल, ये मतलब कम से कम जितनी कंपनी की बेसिकली लाइफ है उस टाइम तक ही रह सकता है। तो ये बेसिकली हो गया आपका, इसके अंदर आपको रीपे नहीं करना। बट इसके अंदर क्या होगा, जितना भी मेरे को अगले हर साल के अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा, उसमें से आधा जो है इस बैंक को मिल जाएगा, या जो भी पीई फर्म है इसको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली पीई फर्म का कॉन्सेप्ट होता है, वो इक्विटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे देखेंगे पीई फर्म्स फ्रेंच कंपनी, मतलब ये फ्रेंच कंपनी तो बेसिकली एक फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कंपनी आपकी, सीधी सी बात है। वाई का मतलब है यहाँ पर जो ये मतलब बिडिंग कर रहे हैं, मतलब फाइट कर रहे हैं, बेसिकली फाइट। तो अगर आप गूगल वगैरह पे देखेंगे तो लाइफ मिलेगा इसका मीनिंग आपको, बट यहाँ पे बेसिकली मीनिंग है फाइट। तो फाइट का क्या मीनिंग हुआ, एक सेकंड में समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, हेक्सावेयर कंपनी को जो है मतलब सेल कर रही है कंपनी। तो इसके अंदर क्या है कि ये सब जो कंपनी है वो फाइट कर रही है। फाइट करने का यहाँ पे मीनिंग हुआ बिड कर रही है, कि बिडिंग लगा रही है कि कितना कितना, मतलब हम परचेज कर लें इस तरह से। और इनकी टोटल वैल्यूएशन जो है आपकी 2.5 बिलियन के आसपास चल रही है। मतलब आसपास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिडिंग लगेगी तो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, इस तरह से। बेन, कैरलाइल, केकेआर एंड टेलीपरफॉर्मेंस मेक द कट। कि बेसिकली ये है आपका कि जो पीई फर्म्स और फ्रेंच कंपनी है, इनमें से आपकी बेन, कैरलाइल, केकेआर और टेलीपरफॉर्मेंस मतलब तक अब बिडिंग करेंगे आगे।
डिलीजेंस का बेसिकली मीनिंग होता है स्ट्रगल का मीनिंग यही हो गया कि ऑक्शन आपका चलेगा अभी भी और बिडिंग्स लगती रहेंगी। फाइनल बिड्स बाय मिड अगस्त, तो फाइनल बिड जो ये सब कंपनीज मिला जुला के लगाएंगी वो आपकी मिड अगस्त तक लगेगी और यहाँ पर जो है मतलब उस टाइम पर कंपनी सेल हो जाएगी। तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर पूरा। इंडिया लार्जेस्ट आईटीज बाय आउट ऑन कार्ड्स, कि मतलब इससे पहले कोई भी बाय आउट नहीं हुआ है आईटी इंडस्ट्री का इंडिया से। तो ये हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंडिया की लार्जेस्ट आईटीज का मतलब आईटी कंपनीज, ये ईएस इज इक्वल टू कंपनीज। तो यहाँ पे आईटी कंपनीज बाय आउट ऑन कार्ड्स का मतलब इज सर्टेन कि हो सकता है अभी समझ लिए। 2/3 ऑफ इंडियन ओवर 6 years हैव कोविड एंटीबॉडीज जीरो सर्वे, तो यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली एक सर्वे कंडक्ट हुआ है। इसके अंदर क्या किया गया है मतलब काफी सारे सैंपल्स लिए गए, इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पर कि सर्वे कितने कितने स्टेट्स के हुआ, 70 डिस्ट्रिक्ट्स 21 स्टेट्स के अंदर हुआ, इतने इतने पर्सन के अंदर हुआ आपका, और हेल्थ केयर वर्कर्स के 70 to 100 हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर हुआ है आपका। लास्ट 2 weeks मतलब कब हुआ था बेसिकली यही बताया हुआ है। अब इसके अंदर हुआ क्या है बेसिकली, ये तो घुमा फिरा के काफी सारी बातें लिखी हुई है। ये मेन बात है कि यहाँ पर 62% जितने ही पार्टिसिपेंट्स थे वो वैक्सीनेटेड नहीं थे, बट फिर भी उनके अंदर जो है एंटीबॉडीज पाई गई हैं आपकी कोविड वेरिएंट्स की, अलग अलग वेरिएंट्स की। तो ये बेसिकली मतलब ऐसा कोई निकल के नहीं आता इस पूरी न्यूज़ के अंदर, मैं पूरी सर्वे के अंदर से मैंने मतलब मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई मेडिकल के अंदर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने 1-2 वीडियोज ही देखी थी इस सर्वे से रिलेटेड, तो उसके अंदर यही बोला हुआ एट द एंड कि इससे मतलब कुछ नहीं निकल के आता है। बीजेपी को अपने मतलब जो मतलब माइंड मत करना अगर आपको सपोर्टर हो तो, बट बीजेपी अगर जो उसके अंदर अपने मतलब आगे भाषण वगैरह देगी उसके अंदर इसको एज अ डेटा यूज करेगी बस। तो इसके अंदर ये बोला हुआ है। हालांकि हम एक और लाइन पढ़ लेते हैं। लेटेस्ट नेशनल स्टडी फाइंड्स मैसिव सर्च फ्रॉम 24.1% अबाउट 6 months अगो, 400 million स्टिल वल्नरेबल। तो यहाँ पे यही बोला है बेसिकली कि कितने लोग मतलब जैसे 62% तो लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, बट फिर भी वो मतलब ठीक है। इनके अलावा कुछ होंगे जिनको वैक्सीन लग चुकी है और वो ठीक है। तो इनके अलावा और भी हो सकते हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी और उनकी तबीयत भी खराब है, मतलब कि वो वल्नरेबल है, उनके अंदर बॉडीज नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है। तो ये जो तीसरा वाला टाइप है उसकी पॉपुलेशन बता रखी है, ये जो तीसरा वाला टाइप था इसकी पॉपुलेशन बता रखी है आपकी 24%, और आपका इन मतलब नंबर्स बता रखा है 400 million पीपल ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है और जो वल्नरेबल है मतलब जिनको भी हो सकता है। सो ही क्लोजेज 1.25 billion फंडिंग राउंड। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ऊपर पढ़ते हैं पहले, वैल्यूएशन हिट्स 5.5 billion, ये हम दो मिनट में समझते हैं। नो आईपीओ प्लान, तो स्विगी का कोई आईपीओ प्लान नहीं है नियर फ्यूचर के अंदर। ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग सी बात है, इंट्रीग करने वाली बात है। डिस्काउंटिंग टू कंटिन्यू, मतलब इसी तरह से वो फंड रेस करते रहेंगे। किससे रेस करते रहेंगे, जो भी इनकी मतलब जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था पीई फर्म्स हैं, इन सब से ही जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं अब तक भी। तो इसके अंदर देखते हैं अब क्या हुआ है आपका क्लोजेस 1.25 बिलियन फंडिंग राउंड। तो यहाँ पे फंडिंग और यहाँ पे वैल्यूएशन का चार्ट दिखाया हुआ है। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है क्या नहीं है वो हम एक सेकंड में समझते हैं। अब इसके अंदर समझें कि आपका एक टर्म चलती है डाउन फंडिंग, डाउन ट्रेंड या डाउन मतलब डाउन फंडिंग राउंड। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 2018 में इन्होंने 1000 मिलियन मतलब रुपीज को डॉलर्स को रेज किया था। अब यहाँ पे Feb 2020 के अंदर इन्होंने 113 बिलियन को रेज किया था, 113 मिलियन, हाँ 113 मिलियन डॉलर्स को जो है रेज किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले इन्होंने ज़्यादा को रेज किया, अब इन्होंने कम को रेज किया। तो इससे पहले देखेंगे ऐसा कभी नहीं हुआ, जैसे आप 50 के बाद 80 हुआ, आपका 80 के बाद 100 हुआ, 100 के बाद 210 हुआ, 210 के बाद सीधा 1000 हो गया, बहुत मैसिव इंक्रीज आया यहाँ पर। बट जो अब जब नीचे जाता है आपका फंडिंग का अमाउंट, जितना आपने फंड रेज किया है उसको डाउन फंडिंग बोलते हैं, डाउन साइजिंग फंडिंग बोलते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस कर लिया। और अपसाइजिंग को अपसाइजिंग बोलते नहीं, क्योंकि जनरली कंपनीज अपसाइज ही करती हैं, तो उसके लिए ये थोड़ा सा अच्छे, तो जनरली अपसाइजिंग को रेफर नहीं किया जाता क्योंकि जनरली कंपनी मतलब अपसाइज ही करती हैं। तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर। बट अब ये आपको ये मतलब डिफरेंस लग रहा होगा कि फंड रेज करा उतनी वैल्यूएशन होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, बट यहाँ पे तो इतना बड़ा गैप दिख रहा है, जैसे कि 1.25 मिलियन रेज किया इन्होंने, वो 5.5 बिलियन के आसपास चल रहा है। तो ये बेसिकली 2-3 बातें इसके अंदर ये समझते हैं, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वैल्यूएशन कैसे हिट करी है 5.5 बिलियन, जो मैंने पहले छोड़ दिया था। अब इसके अंदर क्या है, हमें ये समझना क्या है, पहले ये समझते हैं। तो मतलब इसके अंदर हमें ये समझना है कि हम जितना फंड रेज कर रही है कंपनी, क्या उतनी वैल्यूएशन होनी चाहिए, ये उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और जनरली अगर उससे ज़्यादा होती है तो उसके क्या रीजंस हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या होता है कि वैल्यूएशन का मतलब ये होता है, वैल्यूएशन यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आपको थोड़ा विजुअल रहेगा इसके अंदर। वैल्यूएशन का इसके अंदर रहता है कि आपका मीनिंग होता है कि आपको कितनी मतलब कितना असेट्स और कितनी इन्वेस्टमेंट्स, मैं आपको एक और बात लिख देता हूँ, असेट्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स
असेट्स को, इन्वेस्टमेंट को मैं असेट से अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि असेट तो वो हो गए, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता, बट फिर मैं अपनी क्लासिफिकेशन के लिए असेट्स वो हो गए जो बिजनेस अपने अंदर यूज कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट वो हो गई जो आउटसाइड किसी के लिए, जैसे मान लो शेयर्स खरीद रहे किसी कंपनी के या उसकी कोई सब्सिडरी है, तो वो हो गए आपके इन्वेस्टमेंट। और दूसरे आप देखेंगे कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हम है मतलब हमारे डिस्कशन के लिए अभी के लिए। और आगे चलते हैं, और भी चीज़ें हो सकती है जैसे इनकी लायबिलिटीज़ कितनी है उतना इनको माइनस करना पड़ेगा, और आप ये देख सकते हैं कि जैसे इनका फ्यूचर मतलब इनका अभी तक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा था। तो ये बेसिकली इसके अंदर मैं PARF लिख देता हूँ क्योंकि FP पहले भी हो गया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो ये सब इसके अंदर बेसिकली रहता है। इस सब को देखते हुए वैल्यूएशन निकाली जाती है कि कितना कंपनी की टोटल वर्थ है अभी के लिए। बट इसके अंदर एक लिया जाता है टर्म, उसको कहते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का मतलब हुआ कि आपका वही नाम से बदल रहा है, फ्यूचर के अंदर कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्या उसका प्रॉफिट रह सकता है, क्या उसका मतलब टोटल ओवरऑल फाइनेंशियल्स कैसे रह सकते हैं। तो अगर ये अच्छा रहता है तो सीरीज बात है वैल्यूएशन के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बट इसको रियलाइज करने के लिए अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। मतलब मान लो हम ये प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं अपनी वैल्यूएशन के अंदर कि 2022 के अंदर हमारी सेल्स होगी 2x हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। बट इसको हमारे सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा होगा तभी ये मान रहे हैं। बट इसको जो है सपोर्ट करने के लिए कोई मतलब सर्टेन डेटा नहीं, मान लो नहीं होती है तो, अगर मान लो कोविड की थर्ड वेव आ जाती है तो ऐसा कुछ भी मतलब जो हम नेगेटिव ले सकते हैं वैसे तो, बट जो वैल्यूएशन निकालते हैं हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। इसलिए ये वैल्यूएशन और फंडिंग के अंदर डिफरेंस रहता है कि आपने फंडिंग जितना भी रेज किया आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका बिजनेस उससे अच्छा परफॉर्म करेगा, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है अच्छे होंगे, इस तरह से आपकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाती है। तो इन्होंने इसके अंदर समझ लिया पूरा। अब आगे चले तो मैंने आपको बताया था एड्स के अंदर आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे LIC कंपनी है, LIC कंपनी जैसे कोई भी कंपनी आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि आपको किस बिजनेस के अंदर वो डील करती है बेसिकली कंपनी। दूसरी बात पता होनी चाहिए आपको कि कहाँ पे वो डील करती है, मतलब रीजन वाइज कहाँ पे उसका मेन काम है। तीसरी बात उसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, अगर वो लिस्टेड है। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो अलग बात है, फिर आपको उसकी पेरेंट कंपनी या फिर उसकी सब्सिडरी होगी कोई जो लिस्टेड होगी तो उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देंगे LIC का आपको मेन बिजनेस और कहाँ पे बिजनेस है वो बताने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका मेन बिजनेस आपका है इंश्योरेंस का, सबको पता ही है, इसके नाम में बेसिकली आ जाता है। तो इसके अंदर ये हो गया आपका मेन बिजनेस का। दूसरी बात इनकी है कि कहाँ बिजनेस करते हैं, तो इनका मेजर बिजनेस आपका इंडिया के अंदर है। बट ऐसा नहीं है, मैंने कई मतलब आर्टिकल्स देखे उसके अंदर ऐसे मेंशन किया हुआ है कि नहीं है इनका बिजनेस बाहर, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है। टर्म्स चलती हैं कुछ, एक NRE का मतलब वो आपका नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल, और NRO इनका मतलब अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं दोनों बातों को। इसके अंदर NRO का मतलब हुआ नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी। तो ये बेसिकली दो आपके पर्सन्स हैं, दो अकाउंट्स के फॉर्म है बेसिकली। इनके अकाउंट के फॉर्म से NRI लोग भी मतलब जो बाहर रह भी रहे हैं वो भी इनके अंदर LIC का प्रीमियम भर सकते हैं, LIC की पॉलिसी ले सकते हैं यहाँ से। तो ये हम देख सकते हैं। और शेयर प्राइस मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, मतलब गूगल करके 2 मिनट लगेंगे। बट उसके अंदर आपको अब खुद से ये बताना है, क्योंकि आपको मतलब ये जितना है इस कंपनी के बारे में कुछ एक पॉइंट है छोटा सा, अगर आप वो मतलब नहीं पता आपको तो आपको शेयर प्राइस ढूंढने में टाइम लगेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा टाइम लगे इसके अंदर, क्योंकि फिर आपको वो पॉइंट खुद से डिस्कवर होगा तो आपको बेटर मीनिंग क्लियर होगा उसका। बेसिकली इसका मतलब मैं आपको जो पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो सब्सिडरी से रिलेटेड है कि आप अगर LIC का शेयर प्राइस सर्च करेंगे तो आपको किसी और कंपनी का शेयर प्राइस दिखाएगा। तो आपको खुद से इंटरप्रेट करना है कि क्यों दिखा रहा है, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि शेयर प्राइस कितना है आपके हिसाब से। तो ये हमने इसके अंदर समझ लिया। और आगे चले तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी सेक्शन है। इसके अंदर कल एक मतलब कमेंट आया था कि जो मैं यहाँ पे टैगलाइन बोलता हूँ कि PM ने क्या कहा, CM ने क्या कहा, वो नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैंने अपनी वीडियोस पुरानी भी देखी तो मुझे भी यही लगता है नहीं बोलना चाहिए। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको अब दूसरी लाइन बोला करूँगा कि इसके अंदर पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़ है, तो इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो आपसे ये वाली बोला करेंगे। और है भी इसके अंदर वही, मतलब जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए कि है भी इनके अंदर ही, तो आप चाहे इसको पढ़ भी सकते हैं अगर आपको इसका पर्पस रहता है। बट हम अपने पर्पस के लिए मतलब फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के लिए हम इसको स्किप करेंगे। और आगे चलते हैं यहाँ पे कंपनीज परस्यू प्रॉफिट का सेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बट आज इसके अंदर आप देखेंगे तो टाइम्स इंटरैक्ट का पूरा सेक्शन, टाइम्स इंटरैक्ट सॉरी, जहाँ पे लिखा हो उसका मतलब होता है एड्स होते हैं यहाँ पर पूरे। तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ तक मैंने कट लगा रखा है टोक्यो ओलंपिक्स तक, यहाँ तक पूरे एड्स हैं यहाँ पर, तो इसको हम पूरे स्किप करेंगे यहाँ पर। और आगे चलते हैं इसके ऊपर टॉप रिटेलर्स QSRs एडेड 4 shows a day in financial 21। तो यहाँ पे यही हुआ बेसिकली टॉप रिटेलर्स, यानी इन्होंने पहले एग्जांपल देखते हैं एक दो। इन लास्ट फिजिकल ये सॉरी हाँ, रिलायंस रिटेल आपका, आदित्य बिरला फैशन आपका रिटेल, AB फैरल, और डीमार्ट आपका, डाटा ट्रेंड और स्टाफ। बेसिकली ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी रिटेलर्स के अंदर एक QSR के अंदर। QSR का मतलब होता है आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। जैसे आपका बर्गर किंग हो गया तो वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। उसके अंदर जैसे ऐसा नहीं है कि आपको जाके बैठना है और मतलब आपको ऑर्डर वगैरह करना है, आपको दाल मखनी मंगानी है, ये सब मंगाना है, कि मतलब वो फुल सर्विस रेस्टोरेंट नहीं होता है। दूसरी चीज होती है फुल सर्विस
रेस्टोरेंट। तो ये फुल सर्विस रेस्टोरेंट नहीं है, ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। आप जाएं, फटाफट ऑर्डर करें, आपको मिल जाएगा और आप मतलब खा सकते हैं या फिर आप टेक अवे कर सकते हैं, जो भी मतलब वो तो ऑप्शन आपको पता ही है। टॉप रिटेलर्स का मतलब वो जैसे रिलायंस रिटेल हो गया, आपके आदित्य बिरला फैशन वाला हो गया। तो ये सब बेसिकली जो एवेन्यूज है, इन दोनों ने मिल करके टोटल 4 स्टोर्स अ डे इन ओपन किए हैं, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर भी। जब पूरा टाइम लॉकडाउन था, ये सब बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि पूरा टाइम लॉकडाउन वगैरह था, तब भी इन्होंने 4 स्टोर्स अ डे का एवरेज मेंटेन किया है। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हर कंपनी ने अपना 4 स्टोर अ डे खोला है। इसका मतलब ये है बेसिकली उन्होंने टाइम वाइज एवरेज लिया है कि मतलब हर डे के अंदर जितने भी मान लो डेज हुए, जैसे कि यहाँ पे भी 4 मंथ्स के आसपास आप मान सकते हैं, 4-5 मंथ्स। तो 4 मंथ्स के अंदर जितने भी डेज है यहाँ पर इंटू 30 करके बेसिकली, तो इसके टाइम के हिसाब से बेसिकली उन्होंने एवरेज निकाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हर कंपनी ने 4 स्टोर्स एक दिन में खोले हैं, बट सारी कंपनीज ने मिला करके 4 स्टोर्स अ डे खोले। तो यहाँ पे ये समझ लिया इसके अंदर। और आगे चलते ईटी मार्केट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसके अंदर आप चाहें तो इसको डेली मतलब आपको बेसिकली डेली पढ़ना ही चाहिए। इसके अंदर आपकी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है डीपन होगी। ग्रोथ वरीज, वायरस सर्ज हिट मार्केट्स, फियर गॉज राइजेस। तो एक बहुत ही मतलब फैंसी से बनाया हुआ है, इसके अंदर 2-3 कॉमा डाल के टर्म्स बनाएंगे। अब इसके अंदर एक एक समझते हैं। ग्रोथ वरीज का मतलब हुआ आपके जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो हिल रहे हैं, मतलब वरी कर रहे हैं। इसका बेसिकली मीनिंग ये है, ग्रोथ स्टॉक्स का मीनिंग ये होता है जो बहुत ही बड़े बड़े स्टॉक्स है, मतलब कि ब्लू चिप कंपनी की स्टॉक है, बहुत ही बड़ी कंपनी, जैसे रिलायंस का स्टॉक हो गया, वो एक ग्रोथ स्टॉक है। क्यों? क्योंकि उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। जैसे मान लो अगर कोई रिलायंस के अंदर मान लो 10 साल पहले इन्वेस्ट करता तो उसका पैसा काफी टाइम्स बढ़ा ही है, मतलब कम नहीं हुआ है। तो ऐसी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जिसके अंदर ग्रोथ आपकी सर्टेन है ऑलमोस्ट, तो ये ऐसे स्टॉक्स भी अब हिलने लग रहे हैं, मतलब वरी करने लग रहे हैं। ये नहीं उनका प्राइस फ्लक्चुएट करने लग रहा है। वायरस सर्ज हिट मार्केट्स की वायरस का अगर आपने देखा हो तो काफी सारी रिपोर्टिंग आ रही है कि 31 केसेस वापस से आने लग गए। मंकी बी वायरस का कुछ आ रहा था कल, मतलब ऐसे वायरस चलते रहते हैं अब तो इसके अंदर ये सब होने की वजह से जो आपका वायरस सर्ज की वजह से हिट मार्केट्स, मतलब इसी की वजह से जो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये बेसिकली हिट मार्केट्स का मतलब ये हो गया। एंड फियर गॉज राइजेस, तो फियर की जो फीलिंग है, फियर का फैक्टर है, वो राइज कर रहा है मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, और एज अ होल वो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर रहा है। तो हमने इसके अंदर समझ लिया। ट्यूसडे मूवर्स, ये बेसिकली हर दिन क्या निकाला जाता है, हर स्टॉक मार्केट के अंदर, मतलब हर स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हर दिन के मूवर्स निकाले जाते हैं। मूवर्स के अंदर जैसे मूवर्स आप क्या कर सकते हैं, तो आप आगे जा सकते हैं मूव करते टाइम, या मूव करते टाइम पीछे आ सकते हैं। तो उसके अंदर यही बेसिकली दोनों टर्म्स निकाली जाती हैं। गेनर्स का मतलब हो गया, मतलब मूवर्स के अंदर 2 टर्म्स आ गई, गेनर्स और लूजर्स। तो गेनर्स का मतलब आपको पता ही चल रहा है। गेनर्स का मतलब वो हो गया जिन्होंने पिछले स्टॉक मार्केट जब उनका क्लोज हुआ था, जैसे ट्यूसडे का है तो मंडे हो गया, मंडे को जब क्लोज हुआ था आपका स्टॉक, तो कितना प्राइस था उनका, उससे ज्यादा पे क्लोज हुआ है आज के दिन। जैसे एशियन पेंट्स है तो उसका जो परसेंटेज चेंज है 6% का चेंज है। यानी कि मान लो आप मंडे को इन्वेस्ट करते और आप ट्यूसडे को निकाल लेते तो आपको 6% की रिटर्न्स मिल जाते एक दिन के अंदर अंदर। तो ये बेसिकली ऐसे कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात देखिए तो लूजर्स का बेसिकली मीनिंग हुआ ये कि आपका मंडे के दिन मंडे के दिन बेसिकली जितने प्राइस पे क्लोज हुआ था उससे कम प्राइस के ऊपर ट्यूसडे के दिन क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अगर आप मंडे के दिन इंडसलैंड बैंक के अंदर, ये बेसिकली इंडसलैंड बैंक बोलते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन को, तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको -3% का रिटर्न मिलता। तो ये हमने इसके अंदर समझ लिया। और इसको आप चाहें तो आगे पढ़ भी सकते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा कि पूरे न्यूज़पेपर के अंदर से आप एक बार गो थ्रू करें, फिर आप जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स लिखते हैं, जो जिन्होंने ग्राफिक्स के अंदर जो अच्छा अच्छा बता रखा होता है, आप बेसिकली इसको पढ़ लें पहले, फिर आपको जो भी अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, उसकी आप ये जो टेक्स्ट वाली डिटेल्स है इसको पढ़ें। अब बजाज फाइन मिसेस एस्टिमेट्स फॉर Q1 एज लॉकडाउन सेट बिजनेसेस। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत बेसिक सीन हो जिसके अंदर बजाज मतलब बजाज फाइनेंस हो गया। तो बजाज फाइनेंस बेसिकली एक लोन गिविंग कंपनी, आपकी लोन प्रोवाइड करती है, ये सब करती है। तो इसके अंदर ये Q1 के अंदर इसके काफ़ी सारे एस्टिमेट्स बिगड़ रहे हैं यहाँ पर, और इसके अंदर हिट कर रहा है इनको बिजनेस। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने क्या किया यहाँ पर, टोटल लोन बुक ग्रोज 15% ईयर ऑन ईयर बूस्टेड बाय आईपीओ फाइनेंसिंग। तो ये बेसिकली आईपीओ का बहुत मतलब बैंक्स के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट है यहाँ पर, मतलब अगर उनके डेट्स रियलाइज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं ये हम समझते हैं। टोटल लोन बुक ग्रोथ का मतलब यहाँ पर जैसे मान लो आईपीओ के अंदर एक पर्सन को इन्वेस्ट करना है या पूरी इकोनॉमी को इन्वेस्ट करना है, सब इन्वेस्टर्स को, तो वो क्या करेंगे, या तो उनके पास 2 रीजन मतलब 2 जो है रास्ते हैं। तो पहला तो रास्ता ये है कि उनके पास नया पैसा हो, मतलब कि मतलब मनी हो उनके पास, कि जैसे उनके पास मान लो घर में पैसा पड़ा था, घर में जनरली कोई नहीं रखता है, सेविंग्स अकाउंट के अंदर तो सब रख ही लेते हैं, तो सेविंग अकाउंट्स के अंदर जो भी पैसा होगा वो विड्रॉ करेंगे और आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा ये हो सकता है वे कि आप जैसे मान लो एक इन्वेस्टर है, उसने पहले से कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा था, वहां से वो उसको विड्रॉ करेगा, सेल करेगा और आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करेगा, मतलब अगर उसके पास नया पैसा नहीं है तो। बट ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास नया पैसा हो तो उसके अंदर जनरली हम सेविंग अकाउंट वाला ही लेके चलते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर सब लोग रख ही लेते हैं आजकल पैसे।
तो ये होता है बेसिकली दो कंडीशन जो आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बट एक और कंडीशन ये बनती है कि मान लो कि ये हमने दो एग्जांपल्स तब लिए हैं जब जो पर्सन है उसको खुद का पैसा हो। मान लो उसको खुद का पैसा हो ही ना, वो आईपीओ के अंदर कहीं से लोन लेके इन्वेस्ट करे, ये भी तो हो सकता है। तो मान लो कि ये कंपनी है आपकी, मतलब एक इंडिविजुअल आपका, वो बैंक से लोन लेता है, बैंक है यहाँ पर, बैंक से उसने लोन लिया और जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया आईपीओ के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये बेसिकली ये इसी को रेफर करें बेसिकली कि आईपीओ फाइनेंसिंग का मतलब हुआ कि आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जो आपने लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए, मतलब इन्वेस्टर्स को। तो ये हमने सिस्टम समझ लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, टोटल लोन बुक ग्रोज 15% ईयर ऑन ईयर। तो टोटल लोन बुक मिला करके, मतलब आईपीओ फाइनेंसिंग को भी मिला करके, बाकी लोन्स को भी मिला करके 15% से बढ़ी है आपकी बजाज फाइनेंस की। तो मैंने आपको बताया था लोन वगैरह देने के अंदर कंपनी काम करती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीजेस बाय 8%। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, नेट इंटरेस्ट इनकम, एनआईआई बेसिकली लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है आपका नेट इंटरेस्ट इनकम। मैंने आपको पहले यही लिख देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम, तो या चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको, एनआईआई की फुल फॉर्म को। अब यहाँ पे देखिए तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो बैंक का मेन काम क्या हुआ, आपका बैंक का मेन काम ये हुआ कि उसको, जैसे एक बैंक है, हम पहले बना लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम। तो बैंक है, उसका मेन काम क्या हुआ कि जैसे जो सेविंग अकाउंट के अंदर लोग डाल रहे हैं पैसा, उसको आगे लोन की फॉर्म में ट्रांसफर करना। किसको देना, मान लो इंडिविजुअल्स को देना, कंपनीज को देना, सब कुछ को जो है आगे वो लोन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लोन्स पे तो आप मतलब ये समझें कि बैंक्स अर्न कैसे करते हैं, मतलब यहाँ से पैसा गया और यहाँ पे आपने वो दे दिया, तो बैंक्स के पास क्या रहा, बैंक्स क्यों कर रहे हैं काम। तो बेसिकली बैंक के बीच में एक इनकम होती है, उसको स्प्रेड बोलते हैं, वो हम समझते हैं एक मिनट में। इसके अंदर वो क्या करते हैं, लोन्स जिसको भी देते हैं, आपको पता ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मानो यहाँ से 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया, 10% मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 13% 12% के आसपास चल रहा है, मतलब लोएस्ट। तो ये आपका इतना चार्ज करते हैं। और इन सेविंग अकाउंट को पता ही कितना देते हैं, मैक्स टू मैक्स 6% 7% देते हैं। तो आपका जो बीच का 4% बचा वो कहाँ जाता है, वो होती है आपकी बैंक की इनकम। तो ये 4% बेसिकली जो होता है, इसको काफी सारे नाम है बेसिकली, स्प्रेड भी बोल सकते हैं, डिफरेंस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो आपका स्प्रेड कह सकते हैं, डिफरेंस कह सकते हैं। और यही बेसिकली होती है आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम। यानी कि अगर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, इसका मतलब बेसिकली मीनिंग हुआ कि इंटरेस्ट उनको जितना मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक्स माइनस इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स। अब वो रिसीव किससे करेंगे, जिसको उसने लोन लिया हुआ है, यानी कोई भी हो सकता है, आपकी कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर अगर जो इंटरेस्ट पेड है वो किसको दिया हो सकता है, जो आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर, फिक्स्ड अकाउंट के अंदर, मतलब एफडी के अंदर और आरडी वगैरह के अंदर, काफी सारे डिपॉजिट के वो जो एवेन्यूज होते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट जो भी कर रहा है उसको आपको पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की। तो हमने इसके अंदर समझ लिया नेट इंटरेस्ट इनकम के पूरे कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ न्यूज़ के अंदर, नेट इंटरेस्ट इनकम का जो मतलब बेसिकली मेजर है वो 8% से इंक्रीज कर रहा है। बस ये इसके अंदर न्यूज़ थी पूरी, तो ये हमने कवर कर लिया इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए एक और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी इंट्रीग करने वाली न्यूज़ है, मैंने स्टार भी लगाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, वेयर हाउसेज डाटा सेंटर्स टू ड्राइव कमर्शियल रियलिटी डिमांड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कमर्शियल रियलिटी का मतलब कई बार समझ में नहीं आता अगर हम न्यूज़ वगैरह पढ़ते नहीं है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कमर्शियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट का प्राइसेस जो है, डिमांड जो है राइज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है ड्यू टू आपके वेयर हाउसेज और आपके डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स आपको पता ही है जहाँ पे आपका बड़े बड़े मतलब हार्ड डिस्क, जैसे जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे उतने अलमारी जैसे हार्ड ड्राइव्स वगैरह होते हैं, डिस्क स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे रैक्स बने होते हैं, उसके अंदर बहुत मतलब मिलियन टेराबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर होता है। तो ये आपका बेसिकली डेटा सेंटर्स वो हो गया। वेयर हाउसेज आपको पता ही है, वेयर हाउसेज मतलब जो मेनली जो फिजिकल गुड्स को स्टोर करने के मतलब गोदाम टाइप्स बोलते हैं, तो वो आपके वेयर हाउसेज हो गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे HDFC की 44th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, AGM अगर आपने सुना हो। ये बेसिकली कंपलसरी इवेंट होता है आपके शेयर होल्डर्स से मीटिंग करने के लिए अरेंज करना होता है एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को। यहाँ पे बेसिकली AGM को हमने समझ लिया। AGM के अंदर क्या हुआ था, केत पारेख मतलब ये केतन पारेख नहीं है, मतलब ये मैंने गलती से बोल दिया था, मतलब बोला भी नहीं था। HDFC चेयरमैन जो है बेसिकली उन्होंने ये कहा है, ये मतलब ये जो हमने ऊपर सुना था, ये HDFC के चेयरमैन जो पारेख है उनका नाम, तो ये उन्होंने कहा है। तो ये हमने इसके अंदर समझ लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली इनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है और ये मतलब HDFC बैंक के चेयरमैन है। तो एक बैंक के चेयरमैन होने के मतलब ये है कि उनकी फाइनेंशियल नॉलेज है काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं और इसीलिए ये इतने बड़े मतलब फॉन्ट्स के अंदर और सब कुछ के अंदर न्यूज़ के अंदर आया भी है। तो ये हमने इसके अंदर पूरे समझ लिया इसके अंदर। और ऐसे इसके अंदर बाकी आप देखेंगे न्यूज़ तो है, ये 2-3 न्यूज़ बची हैं, बट इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप ये हो गया, स्टॉक ट्रेड हायर ऑन वॉल स्ट्रीट अ डे आफ्टर ब्रॉड डेक्लाइन। तो आपको नाम से पता चल रहा है आपका ब्रॉड डेक्लाइन हुआ था एक दिन स्टॉक मार्केट के अंदर, यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर। और मतलब वॉल स्ट्रीट लिखा है तो वॉल स्ट्रीट का मतलब हो गया यूएस का स्टॉक मार्केट। तो एक दिन काफ़ी बुरा परफॉर्म किया था, उसके बाद आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, हायर परफॉर्म किया। तो ये काफ़ी बेसिक्स न्यूज़ के अंदर तीनों के आर्टिकल्स के अंदर है,
तो आप चाहें तो इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो न्यूज़पेपर का कोड है मैं आपको इसी के अंदर फटाफट से बता देता हूँ। एक दो चीज़ें जो रह गई हैं, आपका पहली चीज़ है एडिटोरियल का पेज है। इसके अंदर क्या, अगर आप कैट वगैरह की प्रिपरेशन करें तो आपको ये पढ़ना चाहिए, आप पढ़ते ही होंगे फिर तो आपको ये पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और अगर आगे देखें तो इसके अंदर मतलब इसको स्किप करेंगे। ईटी मार्केट सेक्शन है, इसको आप डेली बेसिस पे स्किप कर सकते हैं। मैंने आपको जो ईटी मार्केट्स के अंदर 2-3 न्यूज़ छोड़ दी, इससे अच्छा आप वो पढ़ लें तो उसके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अंदर जैसे आपका क्या है कि बिलियनियर स्पेस राइट्स पर रेस फॉर इंश्योरेंस, तो अभी जैसे जेफ बेजोस स्पेस के अंदर जा रहे हैं, मतलब कल जा चुके थे वैसे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वैसे तो, बट इसके अंदर आप किसी चीज़ बात है कोई फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं निकल के आता है। तो हमने इसके अंदर पूरा समझ लिया इसके अंदर। और आगे चलो ब्रांड इक्विटी का सेक्शन है, इसके अंदर आपको कैसे ब्रांड बिल्ड करना है, कैसे नहीं करना है, मतलब ये सब इसके अंदर रहता है। तो इसको हम स्किप करेंगे, सीधी बात है, इसके कोई फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दैट्स इट, हमारा जो न्यूज़पेपर कवर्ड है। और मतलब इसके अंदर क्या है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पेजेस को स्किप कर देता हूँ, तो उसका रीज़न मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, तो मैं आपको वापस से कवर नहीं करूँगा। मतलब एक कमेंट था इसलिए मैंने एक पॉइंट छोटा सा कवर कर लिया। और दूसरी बात यह है कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, आपको कोई भी डाउट पूछना हो या आपको पीडीएफ चाहिए, सारी जो न्यूज़पेपर है पूरा इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, वो एक और जगह मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका जो है ड्राइव का एक लिंक है, उसके अंदर भी आपको सारी मिल जाएंगी। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।